हेलो स्टूडेंट्स, मूव करते हैं एक नई यूनिट और नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। अगर थोड़ा सा ये कुछ कनेक्टेड है तो क्लास 11th का एक चैप्टर था लीनियर इनइक्वालिटीज, उससे कनेक्टेड है। ठीक है, उसकी कुछ चीज़ों की ज़रूर इस चैप्टर को करते समय रिक्वायरमेंट होगी और मैं उन चीज़ों को बताऊंगा भी। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आखिर करना क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर बेसिकली कनेक्टेड है डाइट की प्रॉब्लम से रिलेटेड या प्रोडक्शन से, बेसिकली प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि चैप्टर आखिर हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है और इसका यूजेज क्या है ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको शॉर्ट में हम लोग LPP बोलते हैं। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। एग्जामिनेशन वेटेज की बात कर लें, पहले 100 मार्क्स का पेपर आता था, तब इसका एक क्वेश्चन आता था 6 मार्क्स का। अब जब से 80 मार्क्स का पेपर हुआ है लास्ट ईयर से, तो इसका एक ही क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट 4 मार्क्स का केवल। ठीक है, यानी कि हमारा जो भी काम अब चलेगा वो एक क्वेश्चन के लिए चलेगा 4 नंबर के। सेक्शन सी में क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। बेसिकली ये है क्या, देखिए स्टूडेंट, लीनियर का मतलब तो आपको पता है, लीनियर आपको इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन जानते हैं, यानी कि वही मीनिंग है इसका। ऐसी सभी इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 होती है उनको कहते हैं लीनियर। तो लीनियर का सेंस यहाँ पर वही है, हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। प्रोग्रामिंग मतलब प्लानिंग। ठीक है, किस चीज़ की प्लानिंग? प्लानिंग है अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा। सपोज दैट आपकी एक फैक्ट्री है, आप उसमें टॉयज बनाते हैं बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। 2 तरीके के टॉयज बनाते हैं, कुछ डॉल्स बना रहे हैं और आप लोग कुछ उसमें टॉय कार बना रहे हैं। ठीक है, पूरी बात समझने की कोशिश करिएगा। सॉरी, डॉल्स। तो आप करते क्या है, उसमें डॉल्स क्रिएट कर रहे हैं, डॉल्स बना रहे हैं और टॉय कार्स बना रहे हैं बच्चों के लिए। ठीक है, अब होगा क्या, मान लीजिए डॉल में जो प्लास्टिक यूज होगी और कार बनाने में भी जो प्लास्टिक यूज होगी, चलो दोनों का मटेरियल सेम कॉस्ट का आ रहा है। रॉ मटेरियल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में डॉल को यूज करने के लिए, डॉल को बनाने के लिए जितने की प्लास्टिक आती है उतने की कार बनाने के लिए प्लास्टिक आ रही है। तो चलो प्लास्टिक का तो खर्चा सेम हो गया। अब आगे की बात सुनो, मान लीजिए कि एक डॉल को बनाने के लिए मशीन जो यूज होती है वो 3 आवर यूज होती है। 3 घंटे मशीन से प्लास्टिक को सेट किया जाता है, तब जाके एक डॉल का एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। और टॉय कार बनाने के लिए 5 आवर लगते हैं उसी मशीन को। टॉय कार को पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए टॉय कार का उस रॉ प्लास्टिक से, उस मेल्ट प्लास्टिक आपको दे दी गई, उससे पिघला कर सेट करके सपोज दैट मशीन को 5 घंटे लगते हैं। पूरी बात समझ से चल रहा हूं। उसके बाद फिर एक पर्सन, एक लेबर काम करती है। एक पर्सन काम करता है इस पर, मान लीजिए इसको डॉल को कलर करने में, उसको कॉस्ट्यूम डिजाइन करने में, सब काम को करने में मान लीजिए 2 घंटे लगते हैं। और कार का काम 1 घंटे में हो जाता है, जो भी उसको डेकोरेट कलर अलग करना है। ठीक है, अब इनको मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में बेचने पर एक डॉल पर 10 रुपए प्रॉफिट होती है और एक टॉय कार पर 15 रुपए प्रॉफिट होती है। मार्केट में जब इन्हें सेल करते हैं तो एक डॉल पर जो प्रॉफिट होती है वो 10 रुपीज होती है और कार पर जो प्रॉफिट होती है वो आपकी 15 रुपीज होती है। अब क्वेश्चन बेसिकली मेरा ये है कि मेरी फैक्ट्री, आप मुझे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं अपनी फैक्ट्री में डॉल्स ज़्यादा बनवाऊं या कार ज़्यादा बनवाऊं जिससे कि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो जनरली आपका दिमाग चलेगा कि कार पर प्रॉफिट हो रही है 15 रुपए, तो कार बनवाओ, क्योंकि कार पर 15 रुपए मिलते हैं। ठीक है, आपने तो एक जनरल दिमाग चला दिया। लेकिन अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से सोचिए, कार पर 15 रुपए प्रॉफिट हो रही है लेकिन कार मशीन 5 घंटे लगती है। वही मशीन डॉल 3 घंटे में तैयार कर रही है, वही मशीन कार को 5 घंटे में तैयार कर रही है। ये भी तो सोचिए, यहां टाइम भी तो बहुत लग रहा है। जितनी देर में एक कार बनेगी उतनी देर में 2 डॉल बन जाएंगी। तो इन सब चीजों को हिसाब लगाते हुए, पूरी बात समझना, हम ये चीज सजेस्ट करते हैं, इस चीज को मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग से इस चीज को सॉल्व करते हैं कि उस फैक्ट्री को, अपनी फैक्ट्री में डॉल्स कितनी बनानी चाहिए, कार कितनी बनानी चाहिए जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो।
समझ में आई बात? इस तरीके की प्रॉब्लम को सुलझाते हैं इस चैप्टर में और इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, अब होता क्या है, मान लीजिए एक दिन में 20 घंटे ही मशीन के अवेलेबल है, 20 घंटे से ज्यादा मशीन यूज नहीं करेंगे, 20 आवर मशीन यूज करेंगे और 12 आवर पर्सन काम करेगा, 12 आवर से ज्यादा कोई पर्सन काम नहीं करेगा, 12 घंटे की ड्यूटी है। अब मान लीजिए डॉल्स आपने बनाई कितनी, X और कार बनाई आपने Y। जरा नोटिस करिएगा, एक डॉल को बनाने में 3 घंटे लगते हैं, तो X डॉल को बनाने में कितने घंटे लगेंगे, 3x। एक कार को बनाने के लिए 5 आवर्स लगते हैं, तो बाई कार को बनाने के लिए कितना टाइम लगता है, लगेगा 5 बाई। ये पूरा काम आपको 20 आवर से कम टाइम में निपटाना होगा कि 20 घंटे से ज्यादा मशीन नहीं चलेगी। और मैंने कहा था लीनियर इनइक्वालिटीज का रोल है इसमें। देखिए ये लेस देन और इक्वल टू का साइन क्यों आ रहा है कि एक दिन के 24 घंटे में मशीन 20 घंटे ही चलेगी, यानी कि X डॉल बना रहे हो तो 3x टाइम हो गया डॉल्स का, बाई कार बना रहे हो तो 5 बाई हो गया, कार पर लगने वाला टाइम मशीन को यूज करोगे। अब मशीन कार पर भी यूज होगी, मशीन डॉल्स पर भी यूज होगी, तो 3x प्लस 5 बाई ये टोटल टाइम जो है 20 घंटे से कम टाइम में खत्म करना है। मशीन उसके बाद नहीं चलेगी, या तो पूरे 20 घंटे इस्तेमाल कर लो, 19 कर लो, 18 कर लो, लेकिन 20 से कम में ही काम चलाना। अब देखो पर्सन की बात करते हैं। जो भी लेबर है या जो भी पेंटर है या जो भी डेकोरेटर है, कोई भी पर्सन है, 2 घंटे लेता है डॉल को डेकोरेट करने में, पेंट करने में, कलर करने में। ठीक है, तो डॉल के लिए कितना हो गया 2x, और 1 घंटा लगता है उसको कार को डेकोरेट करने में, पेंट करने में, तो इसका कितना हो गया बाई। ये काम 1 बाई कह लीजिए, ये काम आपको 12 घंटे में निपटाना है। दूसरी इक्वेशन बन गई, पूरी बात समझते चलना। 3x प्लस 5 बाई 20 घंटे से कम समय में निपटाना है ये काम, 2x प्लस 1 बाई ये काम आपको 12 घंटे से कम समय में निपटाना है। और यहां पर Z मानते हैं प्रॉफिट को, Z एक सिंबल देते हैं। डॉल पर 10 रुपए प्रॉफिट है तो 10x हो जाएगी, कार पर प्रॉफिट हो रही है बाई तो 15 बाई हो जाएगी, और हमें इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, हम चाहते हैं प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो अब देखिए एक पूरी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर दिया, इसे कहते हैं फॉर्मुलेट करना। फॉर्मुलेट कर दिया 3x प्लस 5 बाई लेस देन टू 20, 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 12, और जो प्रॉफिट आएगी वो 10x प्लस वाई आएगी। अब हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी का और इस इनइक्वालिटी का हम बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, वो ग्राफ से जो पॉइंट निकल कर आएंगे उन सभी पॉइंट को इसमें लगा कर देखेंगे Z पर। सपोज दैट ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इन दोनों का ग्राफ बनाया। अभी मैं ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा कि इसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लीनियर इनइक्वालिटीज को ग्राफ पर ही शो नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 11th में पढ़ा नहीं हो या 11th में ध्यान नहीं दिया हो, तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ को भी शो करना आ जाए ग्राफ पर, क्योंकि बिना ग्राफ के चैप्टर नहीं होगा। अभी मैं ऐसे ही अप्रोक्स में ले रहा हूं, बस अंदाजे से, मेरे लिए इनइक्वालिटीज जो भी हैं। मान लीजिए सपोज दैट ऐसे हमने ग्राफ बनाया, एक ये लाइन जा रही है और एक इस तरीके से लाइन जा रही है, ऐसे ही तुक्के में। ठीक है, अभी कोई मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। मान लीजिए 5 पर कट करा है, यहां पर 7 पर कट करा है, ये यहां पर 6 पर कट करा है, ये पॉइंट आया 4,3 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ लाइन, ये हो गया आपका O। अब जरा गौर करिए, ये जो बाउंडेड रीजन बनता है दोनों लाइन के बीच का और एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस का। अब बात आती है एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों लिया, आखिर सेकंड थर्ड फोर्थ में क्यों नहीं लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के बीच और लाइंस के बीच ही क्यों रहे। देखो ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन, इन दोनों लाइन के बीच में और एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के जो बीच में एरिया देख रहे हैं, इस एरिया को हम कहते हैं सॉल्यूशन एरिया। ठीक है, यह एक नाम दिया गया है फिजिबल एरिया, फिजिबल एरिया। ठीक है, इसको फिजिबल एरिया भी बोलते हैं। इसमें आप जरा नोटिस करिएगा, O A B C 4 पॉइंट आ गए। अगर ध्यान से देखो तो O के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0, A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 5,0, B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4,3, C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,6। ठीक है, अब इन 4 पॉइंट को 1 बाई 1 मैं Z में लगाकर देखूंगा
और मैं देखूंगा जेड किस पर मैक्सिमम आ रही है। जिस पॉइंट पर जेड मैक्सिमम आएगी वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट मैं ऐसे ही कर रहा हूं, इक्वेशन तो बस ऐसी लिखी थी मैंने समझाने के लिए। अभी मैं क्वेश्चन भी लूंगा जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब मैं देखिए जेड को 0 0 पर चेक करूंगा, जेड को 0 0 पे चेक करूंगा तो 10 इंटू 0 15 इंटू 0 ये 0 आ गया। जेड को मैं 5,0 पर चेक करूंगा तो 10 इंटू 5 प्लस 0 ये 50 आ गया। देखते चलना। अब मैं जेड को 4,3 पर चेक करूंगा तो 10 इंटू 4 15 इंटू 3 तो ये 40 45 ये 85 आ गया। ठीक है, अब जेड को मैं 0,6 पर चेक करूंगा तो 10 इंटू 0 15 इंटू 6 ये 90 आ गया। ठीक है, अब आप गौर करेंगे 0,6 पर जेड मैक्सिमम है, जेड 0 0 पर 0 आई है, 5,0 पर 50 है, 4,3 पर 85 है और 0,6 पर 90 है। तो ये जेड मैक्सिमम किस पर है? 0,6 पर। 0,6 का मतलब समझ रहे हैं? अगर मैंने x माना था किसको? डॉल्स को, तो ये 0 डॉल्स, कोई डॉल नहीं बनानी चाहिए फैक्ट्री को। फैक्ट्री को केवल क्या बनानी चाहिए? कार बनानी चाहिए जिससे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ये तो ऐसे एग्जांपल है, हो सकता है आंसर कुछ अलग आती है अगर मैं उन इक्वेशंस को सॉल्व करता तो। बेसिकली समझिए करना क्या है, हमें उस कंडीशन को पढ़कर इक्वेशंस क्रिएट करनी है, इन इक्वेशंस कह सकते हैं। उन इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करते समय इस तरीके का बाउंडेड रीजन बनेगा, कई बार ओपन भी रीजन बनेगा, ऐसा भी होगा। जब कॉस्ट मिनिमम आएगी तो ओपन एरिया भी आएगा, ओपन एरिया का क्वेश्चन भी आएगा। जरूर नहीं हर जगह बाउंडेड रीजन हो, कुछ क्वेश्चन में ओपन एरिया भी आएगा, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में क्लोज एरिया ही आएगा। तो जो क्लोज एरिया आएगा उसके जो कॉर्नर के पॉइंट हैं, उन कॉर्नर के पॉइंट को हम लिखेंगे और 1 बाई 1 जेड में रखेंगे और देखेंगे जेड किस पर मैक्सिमम है। जेड जिस पर मैक्सिमम होगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब जो बात मैं बीच में रह गई उसको समझा दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों लिया, आखिर सेकंड थर्ड फोर्थ की तरफ क्यों नहीं मूव करा। देखो स्टूडेंट, जो भी चीज फैक्ट्री में प्रोड्यूस होगी, जैसे डॉल्स को क्या माना था? एक्स। ठीक है, बाई को क्या माना था? कार। अब क्या एक्स और बाई कभी नेगेटिव हो सकते हैं? दोनों में से कोई भी नहीं हो सकते। अरे भाई ज्यादा ज्यादा क्या करोगे? प्रोडक्शन बंद कर दोगे, ज्यादा ज्यादा फैक्ट्री में ताला लगा दोगे तो क्या होगा? नो प्रोडक्शन ऑफ कार, नो प्रोडक्शन ऑफ डॉल्स, यानी कि एक्स हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता एक्स और वाई कभी भी, इस तरीके क्वेश्चन में। तो ये चीज क्वेश्चन कहे या न कहे, ये अंडरस्टूड है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ही जाना है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों में से एक भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई भी चीज आप फैक्ट्री में जब प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या होगा? ज्यादा ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होगी, तो यानी 0 तो वैल्यू हो सकती है लेकिन नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकती। इसलिए ये चीज अंडरस्टूड होती है, इन्वॉल्व होती है इस तरीके के क्वेश्चन में। अब आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा दूं जिन बच्चों को ग्राफ बनाना नहीं आता है लीनियर इनइक्वालिटीज का। तो वैसे तो 11th का काम है ये, लेकिन चलिए मैं यहां पर दो इक्वेशन लेता हूं। जैसे मैंने लिया 3x + 5y = 15 और एक और मैंने इक्वेशन ली है 5x + 2y = 10। इन दोनों इक्वेशन का मुझे ग्राफ बनाना है। साथ में ये चीज भी लिखी हुई है x > 0 एंड y > 0। ये ऐसा लिखा होना इस बात का इंडिकेशन है कि हमें किस क्वाड्रेंट में रहना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। सॉरी, इनके सिंबल इस तरीके के होंगे, इक्वल नहीं होगा, ये इनइक्वालिटीज में आएंगे। इस तरीके के सिंबल है। अब मुझे इनका ग्राफ ड्रॉ करना है और आइए सीखिए कैसे ग्राफ बनाते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का। और एक बात मैं यहां पर बता दूं कि या तो आप पॉइंट लगा सकते हैं, जैसे टेबल बनाते थे छोटी क्लासेस में 9th 10th में, कि इस तरीके की टेबल बनाकर फिर x और y को ट्राई करते थे, x की जगह कुछ वैल्यू लगाई, फिर y की वैल्यू आ गई। लेकिन मैं आपको बेटर ऑप्शन देता हूं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि आप एक काम करें, इनको लाइंस को इक्वल कंसीडर कर लें। जैसे इक्वल 15 क्रिएट कर लिया। और अब एक बात सुन लीजिए, इन लाइंस को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए।
कभी भी कैसी भी लाइन आए, मैं सभी की गारंटी लेता हूं पूरे चैप्टर की, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी। बस जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करना, लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब सामने इक्वल में क्या होना चाहिए 1, तो 15 का डिवाइड करिए इसमें भी, 15 का डिवाइड करिए इसमें भी, और 15 का डिवाइड करिए यहां भी। ये x/5 आ गया, y/3 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए दूसरी तरफ, दूसरी इक्वेशन है 5x + 2y = 10। 10 का डिवाइड करो तो 5x/10, 2y/10 और 10/10, x/2 y/5 = 1 आ गया। ये दूसरी आ गई इक्वेशन। ठीक है, अब जब इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हो तो आप देखिए कितनी आसानी के साथ रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बड़े आसानी के साथ। देखिए किस तरीके से ग्राफ डिवाइड करिए, कोशिश करिएगा प्रॉपरली ग्राफ बने। ग्राफ नोटबुक नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट स्केल का यूज तो करें। देखिए स्टूडेंट, पहली इक्वेशन के इंटरसेप्ट कितनी है 5 और 3, यानी x को 5 पर और y को 3 पर। चलिए x का 5 मैं ऐसे ही यहां पर लेता हूं, y का 3 यहां पर लेता हूं, तो देखिए अपने आप एक लाइन यहां से निकल जाएगी। ये फायदा है इंटरसेप्ट फॉर्म में रखने का। इंटरसेप्ट फॉर्म में रखने से बीच में कहीं पॉइंट नहीं आएंगे, आपको ये टेंशन नहीं होगी मेरा पॉइंट ऊपर हो गया नीचे हो गया, कभी टेंशन ही नहीं होगी। सीधा सीधा ये देखना x को कहां पर टच कर रहा है, x को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है 5, y को 3 पर लीजिए, ये पहली लाइन हो गई आपकी। अब जरा गौर करिएगा, शुरुआत में देखिए सिंबल कैसा है ये लेस देन। लेस देन मतलब ध्यान रखना टुवार्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ ही मूव करेगा ये, टुवार्ड्स ओरिजिन। अगर सामने कोई नंबर है, इस तरीके की सिचुएशन है, तो ओरिजिन की तरफ, यानी इसका सॉल्यूशन इस साइड आएगा। सॉल्यूशन समझते हैं? सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर इधर का कोई पॉइंट ले लेंगे ना तो ये इक्वेशन फेल हो जाएगी, सारे इधर के पॉइंट ही सॉल्यूशन होंगे। इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। मैं अगर चलिए मैं ऐसे ही लेता हूं आपके, मैंने कहा 6,5, मैंने 6,5 एक पॉइंट ले लिया ऐसे। जरा लगाइए x की जगह 3 × 6 + 5 × 5 <15। कभी लेस देन 15 नहीं आएगा ये। अब कभी लेस देन 15 नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है, फॉल्स हो गया ये। तो यानी कि लीनियर इक्वलिटीज की खासियत ये होती है कि सॉल्यूशन कोई एक पॉइंट नहीं आता है, एक एरिया आता है। चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा है, उन्हें समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी जो भी मैं कह रहा हूं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनके लिए लीनियर इक्वलिटीज बिल्कुल नई चीज हो, इसलिए मैं चीज बता रहा हूं। तो इस इक्वेशन का जब ग्राफ बनाया तो इसको मैंने पहले इक्वेशन मान लिया। ध्यान रखना ये बोली जाती इन इक्वेशन, और इसको कहते हैं इक्वेशन। दोनों में फर्क है। इक्वेशन मतलब सामने इक्वल है तो देखो लाइन आ गई, इसे इन इक्वेशन कहते हैं। इन इक्वेशन मतलब इन द सेंस इसमें इनइक्वलिटीज के साइन इस्तेमाल होते हैं, इक्वल इस्तेमाल नहीं होता है। इन इक्वेशन में कभी स्मॉलर देन, कभी ग्रेटर देन, कभी स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरीके के सिंबल इस्तेमाल होते हैं, तो उसे कहते हैं इन इक्वेशन। और इक्वल इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं इक्वेशन। ग्राफ हमेशा, लाइन जो बनती है हमेशा इक्वेशन की बनती है, तो इक्वेशन में कन्वर्ट किया, देखो लाइन आ गई। अब ये एरो क्या कहता है, एरो का मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन पॉइंट होंगे वो इस साइड के होंगे, मतलब इधर का कोई भी पॉइंट लगा लो इक्वेशन फिट बैठ जाएगी। कोई भी पॉइंट लगा लीजिए। आपने कहा मैं तो 2,2 लगाऊंगा, लगा लीजिए 2,2, 6 लगाइए 2,2। अब 2,2 हो सकता है यहां से बाहर जा रहा हो, इधर आ रहा हो 2,2, इसलिए फेल हो रहा है। 2,2 यहां से ऊपर निकल रहा होगा, आपने कहा 2,1 लगाना है, चलिए 2,1 लगाइए। 3,2 5 × 1, देखिए आपका 15 से कम आएगा, तो अंदर के पॉइंट हो गए। 2,2 क्यों फेल हुआ समझ रहे हो सकता है बाहर निकल गया हो 2,2, इधर 2 हो 1 2, अंदाजे से तो ग्राफ चल रहा है हमारा, तो इसलिए 2,2 इससे बाहर निकल गया हो, इसलिए फेल हो रहा है, वरना इस लाइन के अंदर के सारे पॉइंट सॉल्यूशन होंगे। अब दूसरी लाइन देखो, x को कहां पर कट कर रही है 2 पर और y को 5 पर। चलिए x का 2 ये मान लिया, y का 5 ये मान लिया। एक दूसरी लाइन इस तरीके से आ गई, ठीक है। अब दोनों का जो कंबाइंड होगा, इसका भी एरो इधर ही आएगा, इसका एरो क्यों आएगा, उस दूसरी इक्वेशन में भी यही साइन था, तो दोनों में जो कॉमन एरिया आएगा वो कॉमन एरिया इतना होगा जो दोनों में होगा। अब आप इसको शेड नहीं करेंगे, जब भी शेड करेंगे दोनों के कॉमन एरिया को शेड करेंगे, और आप देखिए इस तरीके से O A B और C, इस तरीके से ये फिजिबल एरिया आ गया। इस फिजिबल एरिया को 4 पॉइंट इसको क्लोज कर रहे हैं, O
O के कोऑर्डिनेट 0 0, A के कोऑर्डिनेट 2, 0, B और C के कोऑर्डिनेट 0, 3। अब बात आती है B के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। B के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने पड़ेंगे, या ग्राफ का यूज कर रहे हैं तो ग्राफ से भी शो हो सकते हैं कि अगर प्रॉपरली आप ग्राफ पेज का यूज करते हैं तो ग्राफ पेज से भी सॉल्यूशन आपके शो हो सकते हैं। अदरवाइज जब आप इसको इस तरीके से सेट करते हैं कि मान लीजिए मैं तो पेपर पे बना रहा हूं, मुझे अंदाजा नहीं लग पा रहा है, तो कोई बात नहीं, पहली इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन को अगर आप ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे तब भी आपका वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएगा। तो बेसिक बात क्या है, एक उलझी हुई प्रॉब्लम आएगी प्रोडक्शन से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, आपको उसे फॉर्मुलेट करना है। फॉर्मुलेट करने के बाद इस तरीके की दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है दो इक्वेशन बने, दो से ज्यादा भी बन सकती हैं, 3 भी बन सकती है, 4 भी बन सकती हैं। सभी इक्वेशन के ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट करेंगे और जो शेडेड पोर्शन आएगा, बाउंडेड रीजन आएगा, ठीक है। कई बार ओपन एरिया भी आता है, मैं डिस्कस कर लूं ओपन एरिया कब आता है। मान लीजिए अभी इसमें ये होता, इस तरीके के साइन होते हैं दोनों इक्वेशन में, इस तरीके के साइन होते तो फिर एरो ऐसे नहीं आता, एरो ऐसे चलता ऊपर ओरिजिन से दूर, ठीक है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब इसका मतलब क्या हो गया, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जाना है, ओरिजिन से दूर जाना है तो देखो ऊपर जाना है और इसे भी ऊपर जाना है, तो ये एरिया आ जाता। अब ये बाउंड नहीं हो सकता, ओपन एरिया है इस तरीके से, ठीक है। तो फिर भी 3 पॉइंट आते जो इसकी बाउंड्री पर होते, क्या, पहला पॉइंट 5,0, दूसरा पॉइंट B आता, तीसरा पॉइंट क्या आता, ये। तो इन 3 पॉइंट पर ही चेक करते, फिर मैक्सिमम कभी नहीं कराया जाएगा चेक, फिर मिनिमम कराया जाएगा। अगर ओपन एरिया होगा, ध्यान दीजिए, ओपन एरिया होगा तो जेड को मिनिमम चेक कराया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम का कोई एंड नहीं हो पाएगा इसका। मैक्सिमम में पता नहीं कहां का पॉइंट आए हो, मिनिमम चेक हो सकता है कि जेड कहां पर मिनिमम होगी। फिर ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर कॉस्ट की बात होती है, कॉस्ट मिनिमम दिखाओ। और जब ऐसे बाउंड्री रीजन होगा तो फिर ये बाउंड्री के 4 पॉइंट आ जाएंगे, जनरली ओरिजिन को छोड़ भी सकते हैं, 3 पॉइंट आ जाएंगे। फिर जेड हमेशा कैसी पूछी जाएगी, मैक्सिमम। फिर तीनों पॉइंट पर देख लेंगे जेड किस पर मैक्सिमम है। तो 2 तरीके क्वेश्चन हो सकते हैं, ओपन एरिया से और क्लोज एरिया से रिलेटेड, ठीक है। आइए मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेता हूं जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए कि है क्या, और इन इक्वेशन के ग्राफ भी बनाना आपको सीखना होगा, अगर आपको नहीं आते हैं तो। देखिए मैंने आपके सामने एक प्रॉब्लम ली है, आइए इस प्रॉब्लम को पहले फॉर्मुलेट करते हैं एलपीपी से, बाद में फिर आपको कंप्लीट सॉल्यूशन भी बता के देते हैं। देखिए प्रॉब्लम समझना और समझना एलपीपी की नीड क्यों है। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 3 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 300 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 150 ग्राम ऑफ फैट। अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 150 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 30 ग्राम ऑफ फैट। मान लीजिए एक बेकरी है और बेकरी में 2 तरीके की केक क्रिएट हो रही है। पहले इसको टेबलेट करना पड़ेगा, टेबलर फॉर्म में लाना पड़ेगा। केक ए और केक बी, 2 तरीके की केक बन रही है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले एक टेबल में लिखिए फ्लोर। अगर मैं फ्लोर की बात करूं तो पहली केक को बनाने के लिए जो फ्लोर की रिक्वायरमेंट है वो है 300 ग्राम फ्लोर चाहिए, तब केक ए बनकर तैयार होगी। और फैट की जो रिक्वायरमेंट है वो 15 ग्राम है, ठीक है। आप समझते हैं, मुझे इतना आटा या मैदा चाहिए, इतना उसमें ऑयल चाहिए, तब जाके केक ए क्रिएट होगी। इसके बाद बात करते हैं 150 ग्राम ऑफ फ्लोर चाहिए दूसरी केक के लिए, 30 ग्राम ऑफ फैट चाहिए दूसरी केक के लिए। सिस्टम समझना, 2 तरीके की केक मैं बना रहा हूं अपनी बेकरी में, दोनों केक की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, आप जानते हैं अलग अलग हो सकती है। अब मैं चाहता हूं फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। मुझे सजेस्ट करिए, आप लोग सजेस्ट करिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप, मुझे सजेस्ट करिए कि कौन सी केक कितनी मैं बनाऊं जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ केक बनकर तैयार हो जाएं। केक जो बने मेरी बेकरी में वो मैक्सिमम बने। अब सुनिए, विच कैन बी मेड फ्रॉम 7.5 ग्राम ऑफ फ्लोर। मेरे पास जो मैक्सिमम क्वांटिटी है, ध्यान इस चीज को समझना, मैक्सिमम क्वांटिटी जो मेरी शॉप में है इस समय 7.5 किलोग्राम फ्लोर है और 600 ग्राम फैट है। इन्हीं का यूज करना है, मेरे पास अलग से कुछ नहीं है, पूरी बात समझिएगा। 7.5 किलोग्राम मैक्सिमम फ्लोर, इतना ही स्टोरेज में है आपके पास, मैदा या आटा जो भी है इतना ही है, और 600 ग्राम आपके पास ऑयल है। इन दोनों का यूज करते हुए
हमें इन दोनों का यूज करते हुए केक तैयार करनी है। मैक्सिमम केक बनाकर दिखाइए। कौन सी केक, ए वाली ज़्यादा बनाए या बी वाली ज़्यादा बनाए, इससे मतलब नहीं है। मैं चाहता हूं कि नंबर ऑफ केक मैक्सिमम हो। अब सुनिएगा, अगर मैं इस पहली वाली केक की नंबर को x मान लेता हूं और दूसरी वाली केक के नंबर को y मान लेता हूं, लेट नंबर ऑफ केक ए x एंड नंबर ऑफ केक बी बाई, तो z क्या हो जाएगा यहां पर x प्लस बाई, और हम क्या चाहते हैं, मैक्सिमम हो जाए। जैसे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रही थी तो यहां पर z हो गई x प्लस बाई, नंबर ऑफ केक, x पहले नंबर की पहले टाइप की केक, बाई दूसरे टाइप की केक। हम क्या चाहते हैं, जो z है ना वो मैक्सिमम आए, z मैक्सिमम आए। अब इक्वेशन बनाना सीखिए। देखिए स्टूडेंट, फ्लोर की बात होगी, ऐसे बात करना, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे देखो कैसे। 300 ग्राम एक केक को बनाने में यूज हो जाएगा फ्लोर। तो x केक बना रहे हैं तो कितना फ्लोर यूज होगा पहली केक के लिए, 300x। दूसरी केक 150 ग्राम, तो 150 बाई, और ये काम आपको 7500 ग्राम में चलाना पड़ेगा। 7.5 किलोग्राम का मतलब हो गया 7500 ग्राम। आप समझते हैं, यूनिट तो सेम रखनी पड़ेगी ना, ग्राम ग्राम ग्राम, तो यहां भी ग्राम है, ये तो अंडरस्टूड, छोटी सी बात है, अंडरस्टूड होनी चाहिए। तो अब देखिए 300x 150 बाई, पहली केक में इतना फ्लोर लगेगा, दूसरी केक में इतना फ्लोर लगेगा। मुझे इतने में ही कम से कम में काम चलाना, इससे ज्यादा फ्लोर नहीं है हमारे पास। या तो पूरा यूज कर लो इक्वल टू, या उससे कम में काम चला लो। बेहतर होगा यहां से 150 कॉमन ले लीजिए। 150 अगर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x बाई बचेगा, और ये 7500 150 से सॉल्व करेंगे, 50 आ गया। 2x प्लस बाई स्मॉलर देन 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी तरफ बात करो। अब फैट की 15 ग्राम चाहिए पहले वाले को, तो 15x, दूसरे वाले को चाहिए 30 बाई, और ये आपको 600 ग्राम में काम चलाना पड़ेगा, इससे ज्यादा फैट नहीं है। ठीक है, तो 15 कॉमन ले लीजिए, अगर मिलता है तो कॉमन लेने से इक्वेशन थोड़ी आसान बन जाएगी, सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प रहेगी। ये देखिए आ गया x प्लस 2 बाई स्मॉलर देन 40, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। समझिए, ठीक है, इक्वेशन बनाने का तरीका समझिए। प्रॉब्लम को समझकर पहले उसे टेबुलर फॉर्म में लाते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं टेबुलर फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि फैट आगे लिखा कि फ्लोर पीछे लिखा, ऐसे लिखा कि ऐसे लिखा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये हॉरिजेंटल वर्टिकल कोई इशू नहीं है, बस आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके तो लिखेंगे ना पूरी रीड करते हो, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अभी तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है, आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक आधे आधे पैराग्राफ अनसीन पैसेज जैसा फील होगा कि एक अनसीन पैसेज हमारे सामने है। कोई बात नहीं, उस अनसीन पैसेज को समझकर लिखना है, काम की चीज़ों को लिखना और आगे इक्वेशन क्रिएट करनी है। पहली इक्वेशन क्रिएट हो गई, दूसरी इक्वेशन क्रिएट हो गई। अब एक चीज नोटिस करिएगा, x 0 से बड़ा होगा और y भी 0 से बड़ा होगा, ये अपने दिमाग से आपको लिखना, हर बार लिखना है। क्योंकि क्या करोगे, ज्यादा ज्यादा केक नहीं बनाओगे, केक नेगेटिव तो नहीं हो सकती ना, केक की संख्या नेगेटिव कैसे हो सकती है, संख्या तो किसी भी चीज की नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहां पर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यानी कि हमें काम करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब देखिए स्टूडेंट, अभी मैं ये नहीं चाह रहा हूं कि आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएं, मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं चाह रहा हूं कि आप इक्वेशन बनाना सीख जाएं। मैं बस ये चाह रहा हूं इस समय कि अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हो, क्या आप उनका ग्राफ बना के जेड को मैक्सिमम दिखा पाएंगे, बस इतनी बात है। देखिए फिर से, जो आज की क्लास से आपको सीखना है, अभी कोई वर्ड प्रॉब्लम को सुलझाना नहीं सीखना है, कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं सुलझानी। अभी सिर्फ क्या सीखना है कि अगर इस तरीके की इक्वेशन दी जाएंगी तो क्या मैं ऐसा पॉइंट ढूंढ पाऊंगा जिस पर जेड मैक्सिमम हो। देखिए पहली इक्वेशन है 2x प्लस बाई स्मॉलर देन 50, मैं यहां लिखता हूं दोबारा से, और दूसरी है x प्लस 2 बाई स्मॉलर देन 40, ये दूसरी इक्वेशन। सबसे पहले दोनों का हम ग्राफ बनाएंगे, उसके लिए आप इनको, इन इक्वेशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए। 2x प्लस बाई इक्वल टू 50, और मैंने क्या सिखाया, इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइए। देखिए 2x अपॉन 50 बाई अपॉन 50 इक्वल 50 अपॉन 50, ये हो जाएगा 25, x अपॉन 25 बाई अपॉन 50 और सामने 1, ये थर्ड इक्वेशन समझ लीजिए।
जो इक्वेशन बनकर तैयार हुई। अब दूसरी उधर से लीजिए, एंड x प्लस 2y इक्वल 40, और यहाँ 40 का डिवाइड करेंगे तो x अपॉन 40, y अपॉन 20 इक्वल बनाएगा, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, और ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने का तरीका आपको पता चल चुका होगा। स्ट्रेट लाइन लगभग सब बच्चे पढ़कर आते हैं क्लास 11th में, और नहीं तो यहाँ भी आपने प्लेन में पढ़ा था कि किस तरीके से प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलते हैं। अब देखिए, z ध्यान रखना मैक्सिमम लाना है, और z का वैल्यू है यहाँ पर x प्लस वाई। अब ग्राफ बनाना सीखिए। देखिए x एक्सिस y एक्सिस, पहली इक्वेशन 25x पर कट करेगा, y को 50 पे कट करेगा। चलिए x का 25 यहाँ मान लेते हैं, y का 50 यहाँ मान लेते हैं, और पहली इक्वेशन देखिए इस तरीके से मूव करेगी। आपको बड़ी आसानी के साथ ग्राफ बना सकते हैं, पेपर पेन का यूज करते ही, कोई जरूर नहीं है कि ग्राफ पेपर ही हो। 40 और 20, x को 40 पर, y को 20 पर, x को 40 थोड़ा दूर ले लीजिए, y को 20 यहाँ ले लीजिए, तो अप्रॉक्स में चलता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ये दूसरी लाइन आ गई। अब जरा गौर करिएगा, इस सिंबल पहचानिए, मनमानी नहीं चलेगी। सिंबल पहचानने का मतलब है, सिंबल क्या इंडिकेट कर रहे हैं, टुवार्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जाना है। और मैक्सिमम से भी अंदाजा लग सकता है, मैक्सिमम में हमेशा बाउंडेड आएगा और मिनिमम में हमेशा ओपन एरिया आएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब देखिए, यानी ओरिजिन की तरफ आना है, तो यही तो एरिया आ गया दोनों लाइन में। ये लाइन भी ओरिजिन की तरफ मूव करेगी, ये लाइन भी ओरिजिन की तरफ मूव करेगी। ये देखो बाउंडेड रीजन आ गया, इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन बाउंडेड रीजन या फिजिबल रीजन, ठीक है, इसका नाम है पर्टिकुलर, फिजिबल रीजन कहते हैं इसे। अब देखिए O, A, B और C। अब एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट, बेसिकली आज की क्लास का पूरा मोटो समझ में, अगर इस तरीके की इक्वेशन दी जाएंगी और z दी जाएगी तो क्या आप वो पॉइंट ढूंढ पाएंगे जिस पर z मैक्सिमम होगा। बस टारगेट इतना है, आज कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं सुलझानी, वर्ड प्रॉब्लम की क्लास नेक्स्ट होगी। आज सिर्फ इतना आप लोग टारगेट बनाइए कि अगर इस तरीके की इक्वेशन दी होंगी, z पर्टिकुलर कोई मिनिमम या मैक्सिमम पूछा होगा तो हम बता पाएंगे। तो पहले दोनों इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे और फिर इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि x बड़ा होगा 0 से, y बड़ा होगा 0 से। अब यह एक प्रॉब्लम है, b के कोऑर्डिनेट नहीं पता, क्योंकि b तो ऐसा पॉइंट है जो कहीं भी आ रहा है, पता नहीं। तो b क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आइए पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। देखो किस तरीके से, पहली लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल 50, दूसरी लाइन है x प्लस 2y इक्वल 40। पहली लाइन में, दूसरी लाइन में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x प्लस वाई इक्वल 50, 2x प्लस 4y इक्वल 80। सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 3y बचेगा, माइनस का 30 आएगा, y की वैल्यू आ गई 10। देख सकते हैं आप, y की वैल्यू 10 आ गई। y की वैल्यू कहीं भी लगा दीजिए, x की वैल्यू आप लोग निकालेंगे 20 आएगी, ठीक है, आप फाइंड आउट कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं। y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन रिप्लेस करके x की निकाल लीजिए। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया, 20,10, ठीक है। अब अगर कहा जाए कि जो सॉल्यूशन पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स कह लीजिए, O, A, B, C। अब देखिए O के पॉइंट 0, 0, A के पॉइंट 25,0, B के पॉइंट 20,10, C के पॉइंट 0,20, ये पॉइंट आ गए। अब Z किस पर मैक्सिमम होगा, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले Z चेक होगा ओरिजिन पर, ओरिजिन पर तो चेक करना एक फॉर्मेलिटी है, चाहो तो मत करो क्योंकि 0 ही बनता है वो। अब Z चेक होगा 25,0 पर, Z अगर 25,0 पर चेक करेंगे तो 25 प्लस 0 25 के क्रिएट रेडी होंगी। अब B पर चेक करते हैं 20,10 पर, तो x प्लस y मतलब 30, और C पर चेक करते हैं Z को चेक करते हैं 0,20 पर, तो x प्लस वाई 0 प्लस 20 यानी कि 20। मैंने जो भी पॉसिबल वैल्यू थी वो x प्लस वाई में लगाई हैं। अब आप गौर करिए कि Z मैक्सिमम कहाँ है, यहां पर, ठीक है, यानी कि x इक्वल हो गया 20 और y इक्वल हो गया 10, इन्हीं पर Z मैक्सिमम है। यानी कि हमें पहले टाइप की केक बनानी चाहिए 20, दूसरे टाइप की केक बनानी चाहिए 10, तो कुल मिलाकर मैक्सिमम केक कितनी बन जाएंगी बेकरी में, 30,
कितने कितने फ्लोर में? 7.5 किलोग्राम फ्लोर और 600 ग्राम फैट में। यानी कि हमें केवल मैक्सिमम ये नहीं देखना होता है, हमें पीछे की चीज़ों भी तो देखनी होती है कि हमारे पास रॉ मटेरियल कितना है, हमारे पास फ्लोर कितना था, हमारे पास फैट कितना था। उतने में काम चलाते हुए हमने मैक्सिमम केक बनाकर दी हैं। 30 केक बन जाएंगी अगर मुझे उतना फ्लोर और उतना फैट आप प्रोवाइड करेंगे तो मैक्सिमम 30 केक बन जाएंगी। ठीक है, तो आज की क्लास के बाद आप सिर्फ इतना काम करेंगे, मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा इसी तरीके का कि अगर इस तरीके की इक्वेशन दी जाएंगी तो आप किस तरीके से ग्राफ को फॉर्म करके और z की वैल्यू को निकाल पाएंगे। बस इतना काम करना है। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, क्वेश्चन तो वर्ड प्रॉब्लम ही आएगी, लेकिन पहले जब पहली सीढ़ी नहीं चढ़ोगे तो दूसरी कैसे पहुंचोगे। तो पहला काम है इक्वेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना आना चाहिए और इस तरीके के फिजिबल एरिया के पॉइंट निकालकर z की वैल्यू को निकालना, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इस तरीके के काम को करेंगे। बाकी जो भी और चीज़ें होंगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और फिर हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे जो इसका बेसिक काम है। थैंक यू।